नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डेली मॉक टेस्ट में। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी यानी कि 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम राजस्थान हाईकोर्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग 50 हिंदी के क्वेश्चन प्लस 25 कला व संस्कृत क्वेश्चन प्लस 10 इंग्लिश के क्वेश्चन के मॉडल पेपर को हल करेंगे। ये मॉडल पेपर नंबर 7 है। इससे पहले हम 6 मॉडल पेपर हल कर चुके हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए शब्दों का मिलान सूची 2 में दी गई उनकी उपयुक्त संधि के साथ कीजिए। पहली संधि है यद्यपि। यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यद्यपि में यण संधि प्रयुक्त हुई है। यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यदि प्लस अपि, इसका सही संधि विच्छेद होगा। अगली संधि है विद्यार्थी। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस अर्थी, इसका सही संधि विच्छेद होगा। और इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो इसमें दृक् संधि प्रयुक्त है। अगली जो शब्द है वह है निश्चय है। निश्चय का सही संधि विच्छेद होगा नि है धन चे। और इसमें कौन सी संधि? इसमें विसर्ग लगा हुआ है, यानी कि इसमें विसर्ग संधि प्रयुक्त हुई है। अगला है संगम। संगम में कौन सी संधि है? तो संगम में व्यंजन संधि है और उसका सही संधि विच्छेद होगा सम धन गम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? संवाद, समधन, वाद, समुद्रमी, समुद्रधन, उर्मी, सच्छास्त्र, सत प्लस शास्त्र, सुछवि, सुधन, छवि। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समुद्रमी का सही संधि विच्छेद होगा समुद्र धन उर्मी। इसमें बड़ा ऊ आएगा। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें गुण संधि है। संवाद में व्यंजन संधि है, सच्छात्र में भी व्यंजन संधि है और सुछवि में भी व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? सन्मास, सठधन, मास, वागिस, वाकधन, ईस, न्यून, निधन, उन, वार्तालाप, वार्ताधन, अलाप। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर वार्तालाप का है वह संधि विच्छेद गलत है। वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वार्ता धन आलाप, इसका सही संधि विच्छेद होगा। और वार्तालाप में दृक् संधि प्रयुक्त हुई है। और यहाँ पर षण्मास, वागिस और न्यून का सही संधि विच्छेद दिया हुआ है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अन्यायन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? अनधन न्याय, अन्य धन अन्य, अनधन अन, अन्य धन न्याय। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अन्य धन अन्य, अन्यायन का सही संधि विच्छेद होगा। कैसे होगा? अन्य धन अन्य, अन्य से निकलेगा ए और अन्य से निकलेगा यहाँ पे ए। और जब ए और ए मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं आई। और ये क्या बन जाएगा? अन्यायन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में समास है और दूसरी सूची में उस समास की विशेषता है। पहला समास है अविभावी समास। अविभावी समास की क्या पहचान होती है? इसका जो प्रथम पद होता है ये क्या होता है? प्रधान होता है, यानी कि पूर्व पद इसमें प्रधान होता है। अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की क्या विशेषता होती है? इसका जो दूसरा पद होता है वह क्या होता है? इसमें उत्तरखंड यानी कि प्रधान होता है। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की विशेषता होती है कि इसमें जो दोनों पद होते हैं उत्तर और पूर्व, ये दोनों ही इसमें प्रधान होते हैं। अगला है बहुवीर्य समास। जिस समास में दोनों खंड प्रधान न हो, यानी कि जिसमें तीसरा अर्थ निकलता है, वहां पर हमेशा बहुवीर्य समास होता है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए है, भावार्थक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। तो ये जो कथन ए है ये बिल्कुल सही है। भावार्थक संज्ञा है ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। कारण आर है, भावाचक संज्ञा अमूर्त भाव का बोध कराती है। कारण आर भी इसमें बिल्कुल सही है।
अमूर्त भाव कैसे? क्योंकि भाववाचक संज्ञाएं होती है, इनको केवल हम महसूस कर सकते हैं, देख और छू नहीं सकते, इसलिए ये अमूर्त भाव होते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर है वह एक ही सही व्याख्या भी यहाँ पे करता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? क्षमता, ममता, विषमता या आर्थिकता? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ममता है ये सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। ममता में मम क्या है? इसमें सर्वनाम है और इसमें जब ता प्रत्यय जुड़ता है ये तो बनता है ममता, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? पढ़ाई, लिखावट, भलाई, सजावट, बुराई, बनावट, अच्छाई, दिखावट? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पढ़ाई और लिखावट ये दोनों शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। पढ़ाई में पढ़ना क्रिया है और लिखावट में लिखना इसमें क्रिया है। पढ़ाई में जब ई प्रत्यय जुड़ता है तो ये पढ़ाई बनता है और लिखना में जब आवट प्रत्यय जुड़ता है तो ये लिखावट बनता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? मोहन, नदी, हरियाली, अयोध्या? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाली है ये भाववाचक संज्ञा है। क्यों है? क्योंकि हरियाली एक भाव या दशा का बोध करवाती है, इसलिए इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, भाववाचक संज्ञा गुण, भाव या अवस्था का बोध कराती है। तो ये बिल्कुल सही है। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिन संज्ञा शब्दों में गुण, भाव या अवस्था का बोध होता है वहां पर हमेशा भाववाचक संज्ञा होती है। अगला कथन है, भाववाचक संज्ञा हमेशा गिनी जा सकती है। तो ये गलत है। भाववाचक संज्ञा को हम गिन नहीं सकते, छू नहीं सकते, क्योंकि ये अमूर्त भाव होते हैं। क्योंकि ये अमूर्त भाव होते हैं इसलिए इनको गिना नहीं जा सकता। घबराहट भाववाचक संज्ञा है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 3 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। पहली सूची में शब्द है और दूसरी सूची में उस शब्द में कौन सा विशेषण है ये दिया हुआ है। तो पहला शब्द है दुबला। दुबला शब्द से किसी गुण या शारीरिक दशा का बोध होता है, इसलिए इसमें गुणवाचक विशेषण होगा। अगला है 25। 25 शब्द से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसमें संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला है अत्यंत। अत्यंत है ये क्या है? प्रविशेषण है। क्यों है? क्योंकि ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए इसमें प्रविशेषण होगा। अगला है अधिक। अधिक से नाप तोल का भाव पैदा होता है। नाप तोल का या तुलनात्मकता का भाव पैदा होता है, इसलिए इसमें तुलनात्मक या प्रमाणवाचक विशेषण होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सक्रमक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। राजू सदा रोता रहता है, हैरिस बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतीश ने केले खरीदे। इस वाक्य में सक्रमक क्रिया प्रयुक्त हुई है, क्योंकि इसमें केला है ये क्या है? कर्म है, और खरीदना क्या है? इसमें खरीदना क्या है? इसमें क्रिया है, और इसमें ये जो क्रिया का फल है ये सीधे कर्म पर पड़ रहा है। और जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वहां पर हमेशा सक्रमक क्रिया होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी शब्द प्राय नहीं है? अंचल, नग, गिरी, सुर, देव, अमर, तिरंगिनी, कटनी, सरिता, अस्सी, कृपान, छुरिका। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्सी, कृपान और छुरिका। ये सभी एक शब्द के पर्यायवाची नहीं है।
अस्सी और कृपाण तो है तलवार के पर्यायवाची, और छुरी का क्या है, छोटी छुरी या चाकू का ये पर्यायवाची है। अंचर, नग और गिरी ये तीनों किसके हैं, तो ये पर्वत के पर्यायवाची है। सुर, देव और अमर ये देवता के पर्यायवाची है। तरंगिनी, तटिनी और सरिता ये नदी के पर्यायवाची है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही है? रुधिर, रक्त, लहू, नीर, वासर, अमर, तरु, वृक्ष, कुसुम, समीर, विभावरी, अनल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रुधिर, रक्त और लहू ये तीनों खून के पर्यायवाची है। नीर ये जल का है, और वासर किसका होता है, तो वासर ये दिन का पर्यायवाची होता है। तरु, वृक्ष ये वृक्ष के पर्यायवाची है, और कुसुम है इसमें फल का पर्यायवाची शब्द है। समीर और विभावरी और अनल ये तीनों भी अलग अलग है। अनल किसका है, अनल आग का है, विभावरी है ये रात का है, और समीर है ये हवा का इसमें पर्यायवाची है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं है? रुचिरा, कांता, चारु, रमणी या रम्य। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केवल बी और डी है, ये सुंदर के पर्यायवाची नहीं है, यानी कि कांता और रमणी ये सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं है। कांता किसका है, तो कांता और रमणी ये स्त्री या नारी के पर्यायवाची है। रुचिरा, चारु और रम्य ये तीनों सुंदर के पर्यायवाची है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम मध्ययुग्म गलत है? इष्ट, अनिष्ट, छली, निश्चल, उत्कर्ष, निष्कर्ष, सानुनासिक या निर्नासिक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्कर्ष और निष्कर्ष। उत्कर्ष का सही विलोम शब्द क्या होता है, तो ये अपकर्ष होता है। इष्ट का सही विलोम अनिष्ट होगा, छली का निश्चली सही दे रखा है, और सानुनासिक का सही विलोम शब्द निर्नानुनासिक होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। आय का विलोम व्यय होता है, तो ये सही है। प्रकाश का विलोम आलोक होता है, तो ये गलत है। प्रकाश का सही विलोम शब्द क्या होगा, तो ये या तो होगा अंधकार या फिर होगा तिमिर। अगला कथन है, आरोह का विलोम अवरोह होता है, तो ये भी सही है। संपन्न का विलोम विम्पन होता है, तो ये भी सही है। आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 3 और 4, यानी कि 1, 3 और 4 ये इसमें सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सौम्य का सही प्राय क्या होगा, तो सौम्य का सही प्राय होगा कोमल। निष्ठुर का क्या होगा, कठोर। क्रस का स्थूल होगा, और उदार का कर्पण होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। इसमें क्या करना, आपको विलोम शब्दों को मिलान करना है। निंदा का सही विलोम क्या होगा, निंदा का सही होगा स्तुति। घृणा का सही विलोम शब्द होगा प्रेम। जड़ का सही विलोम होगा चेतन। संकल्प होगा विकल्प। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कर्म ठीक नहीं है? प्रमाण सबूत, परिमाण मात्रा, प्रसाद भेंट, प्रसाद नींव, लक्ष्य लाख, लक्ष्य उद्देश्य, गज हाथी और गज माप। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो प्रसाद है इसका अर्थ क्या होता है, कृपा या ईश्वर की भेंट।
इसके अलावा इस प्रसाद का अर्थ क्या होगा? इस प्रसाद का अर्थ होगा महल। इसका ये भेंट सही दे रखा है और ये प्रसाद का नींव नहीं होता, इसका क्या होता है? इसका अर्थ होता है महल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आदि और व्याधि समश्रुप शब्दों का क्रमशः सही अर्थ किस क्रम में है? प्रारंभ, अंत, पूर्व, पश्चात, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट या मानसिक कष्ट या शारीरिक कष्ट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस आदि का अर्थ तो होता है मानसिक कष्ट, तो व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक कष्ट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में सही मेल नहीं है? ग्रह दशा, ग्रह घर, चीर बहुत समय, चीर वस्त्र का खंड, तरणी सूर्य और तरणी नाव, मात्र केवल या मात्र माता। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये ग्रह, इसका अर्थ होता है नक्षत्र। इस ग्रह का अर्थ होता है घर, जो कि सही दे रखा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ग्रह का अर्थ दशा नहीं होगा, नक्षत्र होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ है? कंधा और हिस्सा, भाग या समाप्ति, भाग्य अंक या कष्ट, हिस्सा या कंधा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अंश का अर्थ होता है हिस्सा और इस अंश का अर्थ होता है कंधा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द युग्म में सही अर्थभेद नहीं है? अवलंब, सहारा, अविलंब, बिना रुके, आसन निकट और आसन बैठने का स्थल, अली सखी, आली भौरा, अतुल गहरा, अतला बड़ा काफी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस अली का तो अर्थ होता है भौरा और आली का अर्थ होता है सखी, जो कि इसमें उल्टा दे रखा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है? वह जो किए का उपकार माने, कृतज्ञ, यह जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, सूर्य के अस्त होने का समय, प्रदोष, बिना पलक झपकाई, निमिलित। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिना पलक झपकाए। इसके लिए हम निम्नलिखित शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। बिना पलक झपकाए के लिए हम करते हैं निर्निमेष या फिर अपलक। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जो किए का उपकार माने उसे कृतज्ञ कहते हैं, जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए हम अजर शब्द का प्रयोग करते हैं, और सूर्य अस्त होने का समय प्रदोष। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है? छात्रों द्वारा सजावट की गई, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। इस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है। इसमें पढ़ रहा है यानी कि इसमें क्या है? पढ़ना क्या है? इसमें क्रिया है, और मोहन क्या है? इसमें करता है। मोहन क्या है? इसमें करता है, और यहाँ पर क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, और जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वहां पर हमेशा कर्तवाच्य होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्रों द्वारा सजावट की गई। इसमें कौन सा है? इसमें क्रमवाच्य है। और आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, इसमें भी क्रमवाच्य है। और इसमें मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, इसमें कौन सा है? इसमें भाववाच्य है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कर्तवाच्य वाक्य नहीं है? सीता पुस्तक पढ़ती है, रमा सितार बजाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, वह पत्र लिखता है।
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुस्तक पढ़ी जाती है। इसमें कर्मवाच्य वाक्य है। क्यों है? क्योंकि पहला तो इसमें कर्ता का लोप हो रहा है, और दूसरा यहाँ पर जो क्रिया है पढ़ना, ये पुस्तक के अनुसार जो कि कर्म के अनुसार आ रही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीता, रमा और वह। इन तीनों वाक्यों में कर्ता क्या है? मौजूद है, और यहाँ पर जो क्रिया है ये कर्ता के अनुसार आ रही है, न कि कर्म के अनुसार। जब भी क्रिया कर्म के अनुसार आती है तो वहाँ हमेशा कर्मवाच्य होता है, अगर क्रिया कर्ता के अनुसार आती है तो वहाँ हमेशा कर्तवाच्य होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बारात को खाना खिलाने के लिए क्विंटल भर अनाज चाहिए। इस वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिमाणवाचक विशेषण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्विंटल भर एक शब्द आया है जिससे हमें नापतोल या मात्रा का भाव का बोध होता है, इसलिए इसमें परिमाणवाचक विशेषण होगा। जहां पर भी नापतोल या मात्रा का भाव होता है वहां पर हमेशा परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? उज्जवल, अनुकूल, वाल्मीकि या विश्वास? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्मीकि है कि पूर्ण रूप से यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। उज्जवल है, उज्जवल में 2 जय है, ये क्या आएंगे? आधे आएंगे। अनुकूल में कु में बड़ी मात्रा आएगी, और विश्वास में आधा स आएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। नमस्कार, दृष्टि, पुण्य या प्राण? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नमस्कार है ये ऐसे लिखा जाएगा। दृष्टि यहाँ पे सही है, पुण्य, पुण्य भी यहाँ पर सही लिखा हुआ है, और प्राण ऐसे लिखा जाएगा। इसमें नमस्कार और प्राण ये दोनों शब्द अशुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, दृष्टि और पुण्य यहाँ पे शुद्ध है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है जिसके कारण इसमें बी और सी दोनों सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कोट का दाम पजामे से अधिक होता है, वे अपने आप को समझदार और दूसरे को बेईमान समझते हैं, ये भी वैसे ही पंडित है जैसे आप, आपके सब काम हमसे अच्छे होते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये भी वैसे ही पंडित है जैसे आप। ये जो वाक्य है ये पूर्ण रूप से शुद्ध वाक्य है। कोट का दाम पजामे नहीं होगा, पजामों से अधिक होता है, ये सही होगा। वे अपने आप को समझदार, यहाँ पे दूसरे नहीं, यहाँ पर दूसरों को बेईमान समझते हैं आएगा, और आपके सब काम हमसे अच्छे नहीं होंगे, हमारे काम से अच्छे होते हैं, ये आएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य नहीं है। आत्मा के अंदर बल होना चाहिए, बजट के ऊपर बहस होगी, उसने गुरु के चरणों में अपना सिर रख दिया, वह मुझ पर क्रुद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह मुझ पर क्रुद्ध है। ये जो वाक्य है ये पूर्ण रूप से शुद्ध वाक्य है। आत्मा के अंदर नहीं, आत्मा में बल होना चाहिए, ये शुद्ध होगा। बजट के ऊपर नहीं, बजट पर बहस होगी, ये होगा। और गुरु के चरणों में सिर रख दिया, गुरु के चरणों में अपना नहीं होगा, सिर रख दिया, ये शुद्ध होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द बहुधा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं? प्राण, दाम, दर्शन, लोग, होश, घोड़ा, समाचार, पक्षी, टोपी, भाग्य, मुनि, लकड़ी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राण, दाम और दर्शन। ये जो तीनों शब्द है ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त
होते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प है। आंखें नीची करना गुस्सा दिखाना, आग में घी डालना गुस्सा बढ़ाना, आसमान टूट पड़ना बड़ी विपत्ति आ पड़ना, अकल का दुश्मन मूर्ख। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंखें नीची करना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लज्जित होना, लज्जित होना या फिर शर्मिंदा होना, इसका सही अर्थ होगा। गुस्सा होना या गुस्सा दिखाना इसका सही अर्थ नहीं होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, बनावटी परहेज, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, कृपण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी भूखा ही रहता है, कौवे के कोसे ढोर नहीं मरते, बुरे आदमी की बदुआ से कुछ नहीं होता, हाथी का बोझ हाथी ही उठाता है, बड़ा काम बड़े ही कर सकते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। इसका सही अर्थ क्या होगा? कम मात्रा में वस्तु मिलने से आवश्यकता पूरी नहीं होती। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि तुम समय पर स्टेशन पहुंचते तो तुम्हारी ट्रेन नहीं छूटती। इस वाक्य में काल का कौन सा भेद है? आसन भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेतु हेतु मत भूतकाल। जहां भूतकाल की एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, वहां पर हमेशा हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। यहाँ पर स्टेशन पहुंचना ट्रेन न छूटने के कारण बन रही है, यानी कि ये जो वाक्य है दूसरे वाक्य पर आश्रित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हेतु हेतु भूतकाल होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजा ने भूखे को अन्न दिया और वह नाव से नदी पार कर गया। इस वाक्य में रेखांकित पदों भूखों को और नाव से क्रमशः कौन से कारक है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या करण कारक, कर्म कारक या अपादान कारक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूखों में तो होगा संप्रदान कारक। क्यों होगा? जब किसी को कोई वस्तु हमेशा के लिए दान या भेंट में दी जाती है तो वहां पर कोई व्यक्ति होने पर भी कौन सा कारक होगा? तो वहां पर संपादन कारक होगा। यहाँ राजा ने भूखे को अन्न दिया, हमेशा के लिए दान में दे दिया गया, इसलिए यहाँ पर संपादन कारक होगा। और नाव से इसमें कौन सा होगा? इसमें करण कारक होगा। नाव क्रिया को करने का साधन यानी कि माध्यम है, इसलिए यहाँ पर करण कारक होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वह इतना तेज भागा कि बहुत आगे निकल गया। इस वाक्य में प्रयुक्त इतना और तेज क्रमशः किस प्रकार के क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक, रीतिवाचक, रीतिवाचक कालवाचक, परिमाणवाचक स्थानवाचक या स्थानवाचक रीतिवाचक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इतना है। इस शब्द में परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि इतना शब्द से भागने की तीव्रता का बोध होता है, जो कि नापतोल का भाव पैदा करता है, इसलिए इसमें परिमाणवाचक विशेषण होगा। और तेज में रीतिवाचक विशेषण होगा। क्यों होगा? तेज शब्द से भागने के ढंग या तरीके को बताता है, इसलिए इसमें रीतिवाचक होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, द्विज शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ समूह के लिए पूरी तरह उपयुक्त है? ब्राह्मण, पक्षी, दांत, हाथी, घोड़ा, सैनिक, सूर्य, चंद्रमा, तारे, राजा, प्रजा, मंत्री। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण, पक्षी, दांत। इन सभी के लिए द्विज का प्रयोग होता है। द्विज का अर्थ क्या होता है? जो 2 बार जन्म लेते हैं उनके लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता है। ब्राह्मण का 2 बार जन्म कैसे होता है? एक बार तो जब वह माँ की कोख से जन्म लेता तब, और दूसरी बार जब ये जनेऊ धारण करता है, जब इसका दोबारा जन्म होता है। पक्षी का 2 बार जन्म कैसे होता है? जब
एक बार पक्षी जब अंडा देता है तब उसका जन्म होता है, और दूसरा जब बच्चा अंडे से बाहर निकलता है तब उसका जन्म होता है। दांत का 2 बार जन्म कैसे होता है? दांत जब पहली बार दांत निकलते हैं तो वो हो गया, जब दांत टूटने के बाद जब दोबारा दांत निकलते हैं उसका ये दूसरा जन्म हो जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण, पक्षी और दांत, इन दोनों का, तीनों का जन्म है ये 2 बार होता है। इसलिए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गंगा हिमालय से निकलती है और वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। वाक्य में प्रयुक्त से विभक्ति क्रमशः किन कारकों की है? करण कारक, अपादान कारक, अपादान कारक करण कारक, अपादान कारक कर्म कारक या संपादन कारक करण कारक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें जो से विभक्ति है ये अपादान कारक की है, और वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें जो से विभक्ति है ये करण कारक की है। क्यों है? क्योंकि जब भी देखो गंगा हिमालय से निकलती है, जहाँ किसी वस्तु का किसी स्थान या बिंदु से अलग होने या निकलने का भाव होता है वहां पर हमेशा अपादान कारक होता है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यहाँ पर से का प्रयोग है किसी क्रिया का करने का साधन के रूप में होता है। कुल्हाड़ी का प्रयोग यहाँ पर किसी साधन या माध्यम के लिए किया गया है, क्रिया के करने के लिए, तो इसलिए इसमें करण कारक होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही और सटीक लाक्षणिक अर्थ क्या है? किसी का अपमान करना, आपस में लड़ाई झगड़ा होना या अनबन होना, बहुत अधिक गरीबी आ जाना, चापलूसी करना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपस में लड़ाई झगड़ा होना या अनबन होना। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठंडी हवा बह रही थी, वह सब कुछ जानता है, केवल मात्र इस बात को छोड़कर, विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया, सारे देश भर में यह बात फैल गई। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठंडी हवा बह रही है। ये वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध है। वह सब कुछ जानता है, केवल और मात्र, ये दोनों एक साथ प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें पुनरुक्ति संबंधी इसमें क्या है? दोष है। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल का विच्छेद करने पर विंध्य प्लस अंचल होता है, और इस अंचल का अर्थ क्या होता है? पर्वत होता है, इसलिए यहाँ पर पर्वत शब्द दोबारा आना पुनरुक्ति संबंधी दोष होगा। विंध्याचल हरा भरा हो गया, ये पूर्ण रूप से शुद्ध वाक्य होगा। सारे देश भर में यह बात फैल गई, ये भी गलत है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सारे और भर का एक साथ प्रयोग हुआ है, जो कि गलत है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? सारे देश में यह बात फैल गई, ये वाक्य इसमें शुद्ध होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द का जोड़ा असंगत है? अनुलोम विलोम, अनिवार्य वैकल्पिक, अतिक्या उपतक्या, आविर्भाव प्रादुर्भाव। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आविर्भाव का सही विलोम शब्द होगा तिरोभाव। अनुलोम का विलोम सही है, अनिवार्य का वैकल्पिक सही है, अधितक्या का उपतक्या सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सुरेश कक्षा में सबसे उत्तम छात्र है। इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था प्रयुक्त हुई है? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था या प्रथमावस्था? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तमावस्था। जब 2 से अधिक वस्तु या व्यक्तियों में से किसी एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा यानी खराब बताया जाता है तो वहां पर हमेशा विशेषण की उत्तमावस्था होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? यद्यपि वह अमीर है तथापि बहुत कंजूस है, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, जो लड़का वहां खड़ा है वह मेरा भाई है, कठोर बनकर भी सहृदय रहो।
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। यह वाक्य है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और ये वाक्य है और, या, किंतु, परंतु आदि शब्दों से जुड़े रहते हैं। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, इसमें ये दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं जो कि और विभक्ति से जुड़े हुए हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शिष्या गुरुजी से लजाती है। इस वाक्य में गुरुजी से पद में कौन सा कारक विद्यमान है? करण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक या संबंध कारक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपादान कारक। क्यों होगा? क्योंकि व्याकरण के नियम के अनुसार जिस वाक्य में लज्जाना यानी कि शर्माना, डर से यानी कि भय से, या कुछ सिखाने का भाव हो, लज्जा से भी अलग होगा, डर के भाव से भी ये अलग हो जाएगा। जिस वाक्य में अलग होने का भाव होता है वहां पर तो अपादान कारक होता ही है, जैसे ये लज्जाना या शर्म की भावना से हो या डर की भावना से हो। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। इस वाक्य में रेखांकित क्रिया साफ कराता है किस भेद के अंतर्गत आएगी? नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, इसमें प्रेरणात्मक क्रिया होगी। क्यों होगी? जब कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से कार्य कराने के लिए प्रेरित करता है या उससे कार्य करवाता है। यहाँ पर मालिक है, ये नौकर से काम यानी कि कार साफ करवा रहा है, मालिक स्वयं नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें प्रेरणात्मक क्रिया होगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन वर्ण होते हैं? 11, 33, 25 या 44? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 33 होते हैं व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? तो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं और 4 ही ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसके अतिरिक्त 11 क्या होते हैं? इसमें स्वर होते हैं और 44 पूरे इसमें वर्ण होते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, च वर्ग का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है? कंठ से, ओष्ठ से, तालु से या दंत से? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तालु से। च वर्ग के सभी वर्ण का जो उच्चारण है ये मुख के तालु भाग से होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि है वो जीभ है, ये तालु को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है, य, र, ल, व व्यंजनों को किस श्रेणी में रखा जाता है? स्पर्श व्यंजन में, ऊष्म व्यंजन में, अंत्यस्थ व्यंजन में या संयुक्त व्यंजन में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंत्यस्थ व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है य, र, ल, व वर्णों को। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है, जिनका मुख्य मेला नौहर हनुमानगढ़ में भरता है? बाबूजी को, गोगा जी को, तेजा जी को या रामदेव जी को? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोगा जी को राजस्थान में जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। और गोगा जी का जो मुख्य मेला है ये नौहर हनुमानगढ़ में भरता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में दुर्ग है और सूची 2 में पहाड़िया स्थान है, इनको आपको सुमेलित करना है। पहला दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग है ये चिड़ियाटुक पहाड़ी पे स्थित है। अगला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये मेसा के पठार पर स्थित है। अगला है सोनारगढ़ या जैसलमेर, जो कि कहाँ पर स्थित है? जो कि है त्रिकुट पहाड़ी पर। जयगढ़ दुर्ग है ये इग्गल की पहाड़ी पर स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध घूमर नृत्य के संबंध में
कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है? पहला कथन है इसमें, इसे राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर या आत्मा कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। घूमर है ये राजस्थान में लोक नृत्यों का सिरमौर या आत्मा कहा जाता है। अगला कथन है, यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक वीरस प्रधान नृत्य है। तो ये इसमें गलत है। घूमर नृत्य है ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला कथन है, घूमर नृत्य में प्रयुक्त लहंगे के घेरे को घूम कहा जाता है। तो ये भी सही है। इसमें हाथों के लचकदार संचालन को सवाई कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? गिद्दड़ नृत्य, बम नृत्य, डांडिया नृत्य या अग्नि नृत्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिद्दड़ नृत्य है ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। कब किया जाता है? तो ये होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत झुंझुनू, चूरू, सीकर ये 3 जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध ब्लू पोट्री कला को जयपुर में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किस राजा को जाता है? महाराजा मानसिंह प्रथम, स्वाई जयसिंह, महाराजा राम सिंह द्वितीय, स्वाई प्रताप सिंह? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा राम सिंह द्वितीय को ब्लू पोट्री को जयपुर में लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कागजी टेराकोटा के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मोलेला, राजसमंद, अलवर, सांगानेर, जयपुर, पोखरण, जैसलमेर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलवर जिला है ये पूरे राजस्थान में कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा के लिए मोलेला, राजसमंद प्रसिद्ध है और कागजी टेराकोटा के लिए अलवर जिला प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में हवेली व छतरी है और दूसरी सूची में उस हवेली या छतरी से संबंधित स्थान है। तो पहली हवेली है पटुओं की हवेली, जो कि जैसलमेर में स्थित है। 80 खंभों की छतरी, जिसे हम मूसी महारानी के नाम से जानते हैं, ये अलवर में स्थित है। 84 खंभों की छतरी बूंदी जिले में स्थित है। सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चंपाकली, मदलिया, तेमड़िया पोत आभूषण शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? सिर पर, कान में, गले पर या कलाई पर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गले पर। चंपाकली, मदलिया, तिमड़िया और पोत ये गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तुरा कलंगी लोक नाट्य का संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला तथ्य है, यह मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख लोक नाट्य है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। अगला है, इसमें तुरा को शिव का और कलंगी का पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तो ये भी सही है। तुरा को शिव का और कलंगी को पार्वती का प्रतीक इसमें माना जाता है। शाह अली और तुकनिगार नामक संतों ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये भी सही है। इसमें केवल महिला कलाकार ही मंच पर भाग लेती है। तो ये गलत है। तुरा कलंगी में जो महिला पात्र है उनकी भूमिका भी यहाँ पे पुरुष ही निभाते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पित्थल और पाथल तथा लीनता जैसी काव्य कृतियों की रचना राजस्थान के किस विख्यात साहित्यकार ने की थी? सूर्यमल मिश्र ने, कन्हैयालाल सेठिया ने, विजयदान देथा ने, चंद्र सिंह विरकाली ने? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्हैयालाल सेठिया ने पित्थल और पाथल तथा लीलता जैसी काव्य कृतियों की रचना की है। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म चूरू जिले के सुजानगढ़ में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने पित्थल किसको कहा है? तो पित्थल तो कहा है
पृथ्वीराज। पृथ्वीराज राठौड़ को तो इन्हें पित्तल कहा है और पाथल किसको कहा है, तो महाराणा प्रताप को इसमें पाथल कहा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रानी जी की बावड़ी जिसे बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आबानेरी, दौसा, बूंदी, डूंगरपुर या सीकर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बूंदी जिले में स्थित है रानी जी की बावड़ी, जिसको बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवी के मंदिर को दरगाह या बडेर कहा जाता है, जहां दीपक की लौ से केसर टपकती है? करणी माता, देशनोक, जीन माता, रेवासा, आई माता, बिलाड़ा, शीतला माता, चाकुश? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई माता के मंदिर को दरगाह या बडेर कहा जाता है, जहां दीपक की लौ से केसर टपकती है। और आई माता का मंदिर कहाँ है, तो ये बिलाड़ा में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, तीज त्योहार बावड़ी, ले डूबी, गणगौर, लोकोक्ति के अनुसार राजस्थानी संस्कृति में त्योहारों का आगमन और समापन क्रमशः किस त्योहार से माना जाता है? आखा तीज, कजली तीज, श्रावणी तीज यानी कि छोटी तीज या गणगौर से, भाद्रपद तीज, बड़ी तीज, शीतलाष्टमी से, देव उठनी 11 होली से? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। श्रावणी तीज यानी कि छोटी तीज से त्योहारों का आगमन माना जाता है और गणगौर से त्योहारों का समापन राजस्थान संस्कृति में माना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सिर पर 7 से 8 मटके रखकर आंखों की पलकों से रुमाल उठाना और कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना किस प्रसिद्ध व्यवसाय के लोक नृत्य की विशेषता है? तेराताली नृत्य, चरी नृत्य, भवाई नृत्य या कालबेलियाई नृत्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भवाई नृत्य की विशेषता है क्या है, इस नृत्य में सिर पर 7 से 8 मटके रखे जाते हैं, उसके बाद आंखों की पलकों से रुमाल को उठाया जाता है और कांच के टुकड़ों पर नृत्य किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पशु पक्षियों को विशेष स्थान देने के कारण राजस्थान की किस चित्रकला शैली को पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है? बूंदी शैली को, कोटा शैली को, अलवर शैली को या देवगढ़ शैली को? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बूंदी शैली को पशु पक्षियों की शैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि बूंदी शैली में पशु पक्षियों के जो चित्र है वह सर्वाधिक चित्रित किए गए हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध द्विचक्री नृत्य और हाथीमाना नृत्य राजस्थान की किस जनजाति द्वारा विवाह के अवसरों पर किया जाता है? गरासिया जनजाति, भील जनजाति, सहरिया जनजाति या कंजर जनजाति? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भील जनजाति के द्वारा द्विचक्री नृत्य और हाथीमाना नृत्य ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके जो कि 1567 से 68 ईस्वी के मध्य में हुआ था, अकबर की सेना के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले राजस्थान के किस लोक देवता को 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है? वीर तेजाजी को, वीर कल्लाजी राठौड़ को, बाबा झुंझारी जी को या वीर फतेह जी को? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वीर कल्लाजी राठौड़ को राजस्थान में 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है और वीर कल्लाजी राठौड़ है, इन्होंने अकबर की सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल गलगोट उर्स जहां संत फखरुद्दीन के मजार यानी कि दरगाह स्थित है, राजस्थान के किस जिले में माही नदी के किनारे भरता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या जालोर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डूंगरपुर जिले में दाऊदी बोरा समाज का जो उर्स है जो गलियाकोट में डूंगरपुर में माही नदी के किनारे भरता है। यहाँ पर संत फखरुद्दीन की मजार है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में युद्ध पर जाते समय वीर योद्धाओं द्वारा पहने जाने वाली केसरिया पगड़ी के अलावा मदिल नामक पगड़ी किस विशेष त्योहार या अवसर पर पहनी जाती है? होली पर, दशहरे पर, श्रावण के महीने यानी कि तीज पर, विवाह उत्सव पर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दशहरे के अवसर पर मदिल नामक पगड़ी पहनी जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भीलवाड़ा का शाहपुरा कस्बा किस प्रसिद्ध लोक कला के लिए पूरे देश में जाना जाता है, जिसमें कपड़े पर लोक देवताओं के जीवन का चित्रण किया जाता है? थेवा कला, फट चित्रकारी, अजरक प्रिंट या ब्लू पोटरी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फट चित्रकारी के लिए भीलवाड़ा का शाहपुरा कस्बा पूरे देश में जाना जाता है। फट चित्रकारी होती क्या है? इसके अंदर कपड़े पर लोक देवताओं के जीवन का चित्रण किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बूंदी में स्थित 84 खंभों की छतरी का निर्माण राव राजा अनुरुद्ध सिंह के काल में किसकी स्मृति में करवाया गया था? मुसी महारानी की स्मृति में, धा भाई देवा की स्मृति में, अमर सिंह राठौर की स्मृति में, राजा बख्तावर सिंह की स्मृति में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धा भाई देवा की स्मृति में राव राजा अनुरुद्ध सिंह ने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 84 खंभों की छतरी है, ये बूंदी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कवि दुर्लभ जी, जिन्हें राजस्थान का नरसिंह भी कहा जाता है, का मुख्य कार्य क्षेत्र राजस्थान का कौन सा अंचलीय क्षेत्र रहा था? वागड़ क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, मेवात क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वागड़ क्षेत्र, जिसके अंतर्गत डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिला आता है। ये कवि दुर्लभ जी का कार्य क्षेत्र रहा था और कवि दुर्लभ जी को राजस्थान का नरसिंह भी कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ओस या जोधपुर के जैन मंदिरों के समेत स्थित सचिया माता का मंदिर किस राजवंश या जाति की कुल देवी के रूप में पूजनीय है? राठौड़ राजवंश, ओसवाल जैन समाज, यादव राजवंश या विश्नोई संप्रदाय। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओसवाल जैन समाज की कुल देवी के रूप में पूजनीय है सचिया माता, यानी कि जो सचिया माता है ये ओसवाल जैन समाज की कुल देवी है। तो ये जो सचिया माता का मंदिर है ये ओसे जोधपुर में जैन मंदिरों के समीप स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह प्रसिद्ध जलदुर्ग कौन सा है जो बिना किसी नींव के सीधे एक चट्टान पर खड़ा है और आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, गागरोन दुर्ग झालावाड़, शेरगढ़ दुर्ग बारा, मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गागरोन का दुर्ग है ये राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग है जो बिना किसी नींव के सीधे एक चट्टान पर खड़ा है। तो गागरोन का दुर्ग है ये झालावाड़ में स्थित है और ये आहू व काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट के लिए कौन सा स्थान पूरे विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है? सांगानेर जयपुर, बाड़मेर बालोतरा, अकोला चित्तौड़गढ़, कैथून कोटा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाड़मेर बालोतरा है ये अपनी अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट के लिए पूरे विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। तो उसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मिस्टर शर्मा इन दिस कॉलेज फॉर 10 years। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विल हैव बीन टीचिंग। देखो अगर सेंटेंस में बाय के साथ टाइम दे रखा हो और फॉर और सिंस के साथ टाइम दे रखा हो तो वहां पर हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। तो क्या होगा इसमें, विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इसमें प्रयोग होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, देयर आर पेंटिंग द वॉल्स। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द वॉल्स आर बीइंग पेंटेड। यह जो वाक्य है यानी कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और कंटिन्यूस वाक्य का पैसिव बनाते समय हमेशा इसमें बीइंग जोड़ा जाता है। द वॉल्स है, यहाँ पर बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर आर बीइंग पेंटिंग का यहाँ पे पेंटेड का यहाँ पे प्रयोग होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। शी सेड टू हिम, प्लीज हेल्प मी विथ माई होमवर्क। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शी रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हर विथ हर होमवर्क। जब वाक्य प्लीज और काइंड से शुरू होते हैं तो ये क्या होता है, प्रश्नवाचक सूचक वाक्य होता है। तो ऐसे में ये जो सेड टू है ये बदल जाएगा रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा और प्लीज शब्द को हटाकर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ पर टू का कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। और प्रोनाउन नियम के अनुसार ये जो मी और माई है ये सी के अनुसार किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा हर में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। मिस्टर जॉन इज हॉनरेबल मैन हु ऑलवेज स्टैंड फॉर जस्टिस। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एन। ये जो हॉनरेबल है इसमें जो एच है ये क्या है, साइलेंट है। तो इसका उच्चारण है ये किससे शुरू होता है, तो इसका उच्चारण होता है आ से, इसका उच्चारण शुरू होता है जो कि एक स्वर यानी कि वोवल साउंड है। वोवल साउंड से पहले हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स absent फ्रॉम द स्पेशल क्लास टुडे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर, ए नंबर ऑफ। इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आती है, इसके साथ प्रयुक्त होने वाली जो वर्ब होगी वह भी हमेशा क्या होगी, प्लूरल होगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल मॉडल। सी स्पीक 4 लैंग्वेज फ्लुएंटली व्हेन शी वाज जस्ट 10 years old। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुड। यह है वाक्य भूतकाल की योग्यता और क्षमता, यानी जब भी किसी सेंटेंस में पास्ट एबिलिटी को दर्शाया जाता है तो वर्तमान की क्षमता के लिए तो हम कैन का प्रयोग करते हैं और पास्ट की क्षमता के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्लेसिड। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेसिड का जो सिनोनिम सही होगा यानी कि समानार्थी होगा वह होगा काम। तो काम, इन दोनों का अर्थ क्या होता है, इनका अर्थ होता है शांत, सौम्य या स्थिर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड कंसाइन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेंदी। कंसाइन का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है संक्षिप्त और लेंदी का अर्थ होता है बहुत लंबा। तो कंसाइंस का सही विलोम शब्द क्या होगा, लेंदी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ द वर्ड कॉल्ड। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिली। कॉल्ड का क्या होता है, यह होता है युवा नर घोड़ा और फिली क्या होता है, युवा नर घोड़ी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इज द गिवन पार्ट्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस है जो कि 4 हिस्सों में दिया गया है, इसको आपको अरेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा क्यों,
द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सबसे पहले आएगा क्यों, उसके बाद आएगा एस, हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द, और उसके बाद आएगा पी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उसके बाद आएगा आर, ऑफ द कॉमन पीपल। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ होगा औद्योगिक विकास ने आम लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार किया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।